हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि कौन कौन से पेपर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पेपर जो है वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि सांख्यिकी, भौतिकी और उष्मागतिकी। दूसरा पेपर जो है वो है वेव अकॉस्टिक्स एंड केटीजी, यानी कि तरंगे, ध्वनिकी और गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। और तीसरा पेपर है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। ठीक है, तो अभी हम दो पेपर पर कंसंट्रेट नहीं करते हुए सीधा मेन पेपर पर कंसंट्रेट करते हैं, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वेव्स, अकॉस्टिक्स एंड केटीजी। और उसमें भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं केटीजी। ठीक है, तो बिना समय गवाए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए अपनी स्टडी टेबल पर, और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट की नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑफ। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा वो है केटीजी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। तो ये गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत मतलब इसमें मेन टर्म क्या आ रही है? गैसेस। हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं गैसेस के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना क्यों जरूरी है? तो आपको पता है सबसे पहले जो भाप का इंजन बना था, वो भाप का इंजन चलता किससे था? भाप से, यानी कि गैस स्टेट ऑफ वाटर, मतलब पानी की गैस स्टेट की वजह से वो चलता था। गाड़ियों में जो आधुनिक गाड़ियां हैं, मॉडर्न गाड़ियां हैं, उसमें भी जो पेट्रोल और डीजल के इंजन हैं, तो वो भी फाइनली जो है वेपर में कन्वर्ट होते हैं, वाष्प में कन्वर्ट होते हैं, यानी गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, फिर ही इंजन काम करता है। इसके अलावा एयर बैग जो है, जो गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम होता है, और जो अचानक से ब्रेक लगने पर जो ड्राइवर है उसको बचाने के लिए जो सिस्टम होता है एयर बैग, वो भी गैसियस स्टेट के बिहेवियर पर बेस होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जो है गैसियस स्टेट के बिहेवियर के बेस पर चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे आइडियल गैस के बारे में, एक आदर्श गैस के बारे में। अब आइडियल गैस क्या होती है? जैसे आपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ा था, आइडियल लिक्विड एक ऐसा लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी 0 हो और जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, मतलब जो आराम से बह सके और जिसको दबाया नहीं जा सके, वो आइडियल लिक्विड होता है। मतलब लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी को हमने नेग्लिजिबल मान लिया उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, उसको सिंपली स्टडी करने के लिए, तो हमने उसको आइडियल लिक्विड कह दिया। वैसे ही गैसेज की कुछ प्रॉपर्टी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वो गैसेज आइडियल गैसेज हो जाती है। तो क्या है इसके पॉइंट्स, आप नोट कीजिए इसको अपने कॉपी में। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जितनी भी गैसेज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी ये अणु होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उनका वॉल्यूम, उनका आयतन, जो कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई, उसके वॉल्यूम के कंपेरेटिवली ना के बराबर में होता है, यानी कि नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, और ये रैंडमली मूव करते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, और ये रैंडमली मूव करते हैं, और मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता। जैसे एक कार तो सीधी सड़क पर मूव करती है, सीधी सीधी जाती है, तो हम कहते हैं वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है, जितनी भी पॉसिबल स्पीड है, किसी भी तरह से ये मूव कभी भी, किसी भी क्षण कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इनकी जब ये मूव करते हैं, तो मूव करने के दौरान ये पात्र की दीवार, यानी जो कंटेनर की वॉल है, उससे टकराते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से भी टकराते हैं। तो ये जो टक्कर होती है इनकी, यानी कोलिजन जो होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होता है? इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। जैसे नॉर्मली टक्कर जो आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, वो प्रत्यास्थ नहीं होती। जैसे एक गाड़ी जो है, एक कार जो है, वो तेजी से चलते हुए किसी दीवार से जाकर टकराती है, और टकराती तुरंत रुक जाती है, और एक बड़ा सा हमें धमाका सुनाई देता है, एक धड़ाम की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये टक्कर प्रत्यास्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कार के पास में काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद में वो रुक जाती है,
और ना ही दीवार में कोई मोशन जनरेट करती है। इस तरह से यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिसमें काइनेटिक एनर्जी बचती है टक्कर के बाद में, यानी वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। वो लॉस कहां चला गया, हमें एक तेज जो साउंड सुनाई दिया वो काइनेटिक एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ वो कार गर्म भी हो जाती है तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती। जैसे कमरे में भी गैस के पार्टिकल है और वो जाकर दीवारों से टकरा रहे हैं, तो हमें उन टक्करों की आवाजें नहीं आ रही, ना ही दीवार गर्म हो रही है। तो हम लगभग ये मान सकते हैं कि ये जो टक्कर होती है गैस के कणों की पात्र की दीवारों से, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, ठीक है, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिसके कारण से इनका जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, और नगण्य मास होने की वजह से इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इन पर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो फोर्स भी ना के बराबर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल पूरे बॉक्स में यानी कि पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। वरना क्या होगा, ग्रेविटेशन अगर काम करेगा तो वो ग्रेविटेशन क्या करेगा, पार्टिकल्स को फोर्स लगाकर नीचे की तरफ ले आएगा, तो नीचे की तरफ पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ऊपर की तरफ पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब इस पर ग्रेविटी काम नहीं करती। उसके अलावा ये पार्टिकल जो है वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, एक्चुअल में तो लगाते हैं, लेकिन हम आइडल गैस की कंडीशन में मानते हैं कि ये फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगाते। वैसा देखा जाए तो ये एटम जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, ठीक है। तो एटम न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल एटम से बने हुए हैं और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करेंगे, लेकिन हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उससे क्या होता है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर में होती है, मतलब इनको मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अट्रैक्ट मान लो, अज्यूम कर लो कि वो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने में उनको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग को खींचना पड़ेगा, और स्प्रिंग को खींचने का मतलब ये हो गया कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनमें अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है तो आराम से दूर जाएंगे, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो ये जो 6-7 पॉइंट है उनको जो फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल गैस। सीधा इसको एक लाइन में याद रख सकते हैं, जो लो डेंसिटी की गैसेज होती है, मतलब जो कम घनत्व की गैसेज होती है। कम घनत्व का मतलब क्या होगा, एक बड़े वॉल्यूम में छोटा मास अगर हो तो उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब एक बड़े कंटेनर में थोड़ी सी गैस भरी हुई हो तो वो आइडियल गैस होगी, ठीक है। वो इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करेगी, और वही अगर किसी गैस को एक छोटे से कंटेनर में ठूस ठूस कर भर दिया जाए तो वो इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेगी और वो आइडियल गैस नहीं होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइडियल गैस क्या होती है। अब हम एक छोटा सा नहीं, थोड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है डेरिवेशन काफी इजी, ठीक है। थोड़ा सा एक एक स्टेप आपको मेरे साथ साथ चलना है जिससे आप कहीं चूके नहीं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर ऑन अ कंटेनर्स वॉल ड्यू टू आइडियल गैस, ठीक है। मतलब आदर्श गैस के कारण से जो पात्र की दीवारों पर कितना दाब लगता है वो दाब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। एक कंटेनर दे रखा है, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्यूब शेप का कंटेनर है जिसकी साइड लेंथ L है और इसमें गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं। अब ये गैस पार्टिकल रैंडमली मूव करते हुए पात्र की दीवारों से जाकर टकरा रहे हैं, जोर जोर से टकरा रहे हैं। अब सबका मोशन स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड काम है। अब इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो हम V मान लेते हैं। पार्टिकल्स का जो नंबर है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हम N मान लेते हैं, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम केवल एक ही पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, एक ही पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करते हैं। एक बार के लिए बाकी सबको कर देते हैं गायब, ठीक है। अब इस एक पार्टिकल के मोशन पर अगर हम विचार करें तो वो देखें, वो अज्यूम कर लेते हैं वो c1 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो लेट अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c1, ठीक है। ये c1 जो है स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी c1 है, इसकी मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का, हम इसको x y z डायरेक्शन में कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो x में जो इसका कंपोनेंट है वो u1 है
y में जो कंपोनेंट है वो v1 है और z में जो कंपोनेंट है w1 है। ठीक है, तो वेक्टर लॉ से हमें पता है कि जो c1 का स्क्वायर होगा वो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप पोजीशन वेक्टर निकालते हो r बराबर में x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, तो अगर r का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो r स्क्वायर बराबर में कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसी तरह से c के ये तीन कंपोनेंट हुए u v w, तो अगर c का मैग्नीट्यूड निकालना तो इस तरह से निकालेंगे। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, बहुत सारे पार्टिकल की जगह एक पार्टिकल को कंसीडर किया और उसकी स्पीड को भी हमने 3 पार्ट में तोड़ लिया। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। अब 3 पार्ट में भी हम कंसीडर इन दोनों को कर देते हैं गायब, हम कंसीडर करते हैं केवल इसकी x डायरेक्शन में स्पीड। तो अब हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन है इस प्रॉब्लम का कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो u1 स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पता कर लगाना है कि ये इस दीवार पर कितना प्रेशर लगाएगा। इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी सब के लिए फिर इजीली इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिफोर कॉलिजन, मतलब टक्कर होने से पहले इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कितना होगा। इसको लिख देते हैं P1, तो P1 बराबर में mu1। इसका जो मोमेंटम यानी कि जो संवेग होगा टक्कर होने से पहले वो mu1 है। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और टक्कर के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा। जैसे ये जाएगा दीवार से टकराएगा, टक्कर कैसी है, इलास्टिक है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जितनी स्पीड से जाकर टकराता है वापस उसी स्पीड से आता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu1 ही रहेगा। ये u1 स्पीड से जाकर टकरा रहा है और उसी स्पीड से वापस लौट रहा है। ठीक है, अब स्पीड u1 है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी अब नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, तो यहां आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा p बराबर में p2 माइनस p1। कोई भी क्वांटिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम है माइनस का mu1, इनिशियल कितना है, प्लस का mu1। तो फाइनल में से इनिशियल सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस का mu1 माइनस mu1, तो ये बन जाएगा माइनस का 2mu1। तो जो पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आया वो आया माइनस का 2mu1। ठीक है, इतना मोमेंटम में चेंज आ जाएगा पार्टिकल के। अब इस मोमेंटम चेंज में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखें कि यहां इसकी जो लेंथ है क्यूब की वो l है। पार्टिकल यहां टकराया, टकराकर वापस पीछे गया, फिर यहां सामने वाली दीवार से टकराकर वापस आगे आएगा। ठीक है, तो एक टक्कर होने के बाद में वापस उसी जगह पर टक्कर होने में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, l जाते समय और वापस l आते समय, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है, 2l। और इस दौरान उसकी स्पीड जो है वो सेम रहती है, जाते समय भी u1 स्पीड से जा रहा है और लौटते समय भी u1 स्पीड से लौट रहा है। स्पीड यानी कि चाल सेम रह रही है, तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम इन कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स, मतलब जो क्रमागत टक्करें हो रही है उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बट्टा चाल। तो डिस्टेंस हो गई 2l और स्पीड कितनी है u1, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इतनी तेजी से इतने टाइम इंटरवल में मोमेंटम में चेंज आता है। अब इससे हम निकालते हैं फोर्स, इससे हम निकालते हैं फोर्स। तो देखो फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स होता है डेल्टा p बाय डेल्टा टी। देखो ये फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं, पार्टिकल के बारे में डिस्कशन चल रहा है ये सारा, तो ये फोर्स भी किस पे निकलेगा, पार्टिकल पर। तो डेल्टा p बाय डेल्टा टी यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर में बल होता है। ठीक है, तो डेल्टा p कितना है अपने पास, माइनस का 2m1 u1 अपॉन डेल्टा टी आया 2l अपॉन u1, 2 से 2 कट जाएगा, u1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का m1 u1 स्क्वायर बाय l, m1 u1 स्क्वायर बाय l। ये फोर्स लग रहा है एक सिंगल पार्टिकल पर। यहां तक क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या इसको पॉज करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आप देखिए ये फोर्स तो लग रहा है पार्टिकल पर, अब हमें तो निकालना है प्रेशर या फोर्स किस पे, वॉल पे। तो वॉल पर प्रेशर या फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल पर जितना फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स लगा कौन रहा है, वॉल लगा रही है, ठीक है। तो ये भी वापस वॉल पर फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ से यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम से प्रतिक्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पार्टिकल का एक्शन था वॉल पे फोर्स लगाना और वॉल का एक्शन था पार्टिकल पर फोर्स लगाना। तो पार्टिकल पर लग रहा है माइनस में एम यू वन स्क्वायर बाय एल, तो वॉल पर कितना लगेगा, फोर्स ऑन वॉल उतना ही फोर्स लगेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन आ जाएगी, तो एम यू वन स्क्वायर बाय एल। तो एक सिंगल पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में चलते हुए वॉल पर इतना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये हमने सिंगल से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे थे, एन पार्टिकल थे, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन वॉल इन एक्स डायरेक्शन, वॉल पर टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो वो हम कैसे निकाले, एफ एक्स बराबर में पहले वाले पार्टिकल की वजह से एम यू वन स्क्वायर बाय एल है, दूसरे वाले पार्टिकल की वजह से एम यू टू स्क्वायर बाय एल होगा, तीसरे की वजह से एम यू थ्री स्क्वायर बाय एल, ऐसे करते हुए लास्ट वाले पार्टिकल की वजह से एम यू एन स्क्वायर बाय एल। ये सारे फोर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्योंकि सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसमें एम बाय एल कॉमन आ जाएगा और यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर से लेकर यू एन स्क्वायर की टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो यू एन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू एन स्क्वायर, एम बाई एल कॉमन है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन यू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो ये x डायरेक्शन में फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर कैसे निकलता है, प्रेशर की क्या डेफिनेशन होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स x डायरेक्शन में जाते हुए पार्टिकल लगा रहे हैं। आप यहां डायग्राम में कंसीडर करें कि x डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहे हैं वो इस वाली दीवार से जाकर टकराएंगे, तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, एरिया कैसे निकलेगा, इसकी जो साइड लेंथ है वो l है, क्योंकि ये क्यूब है तो ये सब जगह से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी, तो ये भी l होगी ये भी l होगी। तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया जो आएगा वो l स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया l स्क्वायर आएगा। तो इससे प्रेशर जो बनेगा, प्रेशर इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जो प्रेशर बनेगा px लिख देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला है m बाई एल समीशन ऑफ यू आई स्क्वायर 1 to n, ठीक है। और एरिया क्या था, एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर से और डिवाइड कर देते, एक एल पहले से था, एक एल स्क्वायर और आ गया, तो ये बन जाएगा एल क्यूब और ये समीशन यू आई स्क्वायर 1 to n, ठीक है। अब एल क्यूब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल है, ठीक है, एल क्यूब, क्यूब में एल क्यूब जो है वो क्या होता है, एल क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, एम समीशन यू आई स्क्वायर 1 to n। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में ये प्रेशर आया। तो अब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल की वजह से पहले हमने निकाला, फिर बहुत सारे पार्टिकल की वजह से निकाला केवल एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इतना प्रेशर आ गया। अब वाई और जेड में हम ये कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सिमिलरली लगाकर जो है वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आप देखें एम और वी वाली टर्म तो सेम रहेगी। अब यहाँ यू जो स्पीड थी वो एक्स डायरेक्शन की स्पीड को बता रही थी, वाई और जेड के लिए स्पीड के क्या थे कंपोनेंट, वेलोसिटी के क्या थे कंपोनेंट, यस वेलोसिटी के कंपोनेंट y में था v और z में था w। शुरुआत में आप देखो पहली इक्वेशन जो बनाई थी उसमें v और w, तो उसके बेसिस पे हम सिमिलरली
प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, पी वाई जो हो जाएगा वो m बाई वी समीशन ऑफ वी आई स्क्वायर 1 to n, और पी जेड जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो m बाई वी समीशन ऑफ डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 to n। ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर आ गया, लेकिन हमें पूरे कंटेनर पर नेट प्रेशर निकालना है। तो नेट प्रेशर कैसे निकलेगा? एवरेज प्रेशर से। भाई ये कुल मिलाकर एवरेज कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको P लिख देते हैं। एवरेज प्रेशर कैसे निकलेगा? तीनों प्रेशर को हम ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखें, आप इन तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है m बाय वी। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहां समीशन भी कॉमन ले सकते हैं, तो समीशन यू आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर डब्ल्यू आई स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में 3। ये हमारे पास जो है एवरेज प्रेशर आ गया। जो गैस का कंटेनर है उस पे जो गैस के पार्टिकल है वो इतना एवरेज प्रेशर लगा रहे हैं। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सिंप्लीफाई कैसे करें इसको? m/3v पड़ा है यहां पर। अब देखो ये इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो याद करें आप। u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर किसके बराबर में था? c1 स्क्वायर के। यहाँ i आ रहा है, तो यहाँ पर टर्म जो है वो क्या आ रही है? ui स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर प्लस wi स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर होता है c1 स्क्वायर के। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा? ci स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रेशर बनेगा p बराबर में हो जाएगा m/3v। ठीक है, और समीशन ऑफ ci स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर का जो है फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ ci क्या बता रहा है? ith पार्टिकल की नेट वेलोसिटी, मतलब जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये u/v/w जो है वो तो उसके कंपोनेंट थे, u x डायरेक्शन में वेलोसिटी, v y डायरेक्शन में वेलोसिटी और w z डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये इसकी नेट वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को। तो ये p इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर क्या किया? ऊपर नीचे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ n क्या है? शुरुआत में बताया था n यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहे हैं। स्मॉल m यहाँ पर क्या है? एक पार्टिकल का मास, और सारे पार्टिकल एक जैसे आइडेंटिकल है तो सबके मास सेम है। तो अगर एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है और ऐसे 10 पार्टिकल है तो टोटल जो मास है कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। ठीक है, तो एक पार्टिकल का मास m है और टोटल पार्टिकल कितने हैं? n। तो m इंटू n क्या हो जाएगा? टोटल मास, गैस का टोटल मास। तो स्मॉल m इंटू n जो है वो कैपिटल M हो जाएगा। यानी कैपिटल M यहाँ पर क्या है? टोटल मास ऑफ गैस, ये गैस का टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टर्म ये बन जाएगी P इक्वल्स टू कैपिटल M/3v और समीशन ऑफ ci स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये हमारे पास टर्म आ रही है। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूं। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? P इक्वल्स टू m/3v। इसको मैं इस तरह से लिखूं, समीशन ऑफ ci स्क्वायर अपॉन n, इसका रूट ले लूं और रूट का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, इस टर्म का रूट ले लिया, रूट और स्क्वायर दोनों साथ में कर दिया तो बैलेंस हो गया। अब ये एक टर्म कहलाती है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये एक टर्म कहलाती है। इस टर्म को हम बोलते हैं CRMS। ठीक है, CRMS बराबर में क्या हो जाएगा? रूट में समीशन ऑफ ci स्क्वायर अपॉन n। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है RMS का? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देंगे वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जितनी भी स्पीड थी, पार्टिकल्स जो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं उनकी जितनी भी स्पीड थी, पहले उनका हमने क्या किया? स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने क्या किया? उस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया। तो हम किसी भी क्वांटिटी को ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करते हैं तो वो आती है मीन, यानी कि एवरेज। तो ये आ रहा है पहले स्क्वायर फिर मीन, पहले स्क्वायर हो रहा है फिर मीन हो रहा है, पहले वर्ग हो रहा है फिर मीन निकल रहा है। तो हमें फाइनली तो क्या निकालना है? वेलोसिटी की टर्म में आनी चाहिए। ये तो वेलोसिटी के स्क्वायर की टर्म में आ रहा है,
तो हमने लास्ट में क्या ले लिया, वापस रूट ले लिया। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई, वर्ग माध्य मूल वेग हो गया। ठीक है भाई, केवल हम स्क्वायर रखते हैं, स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो वो वेलोसिटी का स्क्वायर बनेगा, वेलोसिटी नहीं बनेगी। तो वेलोसिटी बनाने के लिए हमने लास्ट में वापस क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो ये हमारे पास p बराबर में हो गया m अपॉन, सॉरी कैपिटल आएगा, m अपॉन 3v और CRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया एक एवरेज प्रेशर का जो गैस के पार्टिकल लगाते हैं। ठीक है, यहां हम m अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाती है। तो ये बन जाएगा रो बाय 3 CRMS का स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।